प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको पॉइंट राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य और प्रमुख वन्यजीवों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपका जीवमंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। जल संरक्षण और प्रबंधन आज के अपने पॉइंट रहेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आ रहा है राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिएगा, पहले यहाँ से हमारा पॉइंट है राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य तथा वन्य जीव। पॉइंट नोट करें। मैंने आपको कल बताया था कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं। मैंने ये बताया था ऐसा संरक्षित क्षेत्र जिसमें जीवों के शिकार और आखेट पर पूरी तरह से क्या होता है, प्रतिबंध होता है। क्या कहलाता है? अभ्यारण्य कहलाता है। इसमें किसी निजी संस्था को उसी समय या उसी शर्त पर अनुमति दी जाती है प्रवेश करने की जब उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों से वन्य जीवों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। ऐसी स्थिति में उन्हें वहां पर प्रवेश की अनुमति होती है। इसके बाद मैंने आपको कुछ भारत में स्थित अभ्यारण्यों के बारे में लिखवाया था। मैंने लिखवाया था नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, हजारीबाग प्राणी विहार बिहार में, नाल सरोवर गुजरात, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में, चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश में और केदारनाथ प्राणी उत्तरांचल में आपको मैं लिखवा चुका हूँ। आज राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य और प्रमुख वन्यजीवों के बारे में लिखूंगा। सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद अपन लिखेंगे अभ्यारण्य का नाम। और अभ्यारण्य के नाम के साथ ही पाया जाने वाला वन्यजीव। वन्यजीव के बारे में देखिए क्रम संख्या 1। क्रम संख्या 1 पर लिखा हुआ है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पाया गया है? अलवर में पाया गया है। और प्रमुख वन्यजीव कौन सा है? यहाँ पर हिरण और घोड़ा में पाया जाता है। हिरण और घोड़ा पक्षी पाया जाता है। दूसरे में हम लिखेंगे दर्रा अभ्यारण्य कोटा में। दर्रा अभ्यारण्य कोटा। यहाँ कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं? दर्रा अभ्यारण्य कोटा के अंदर बघेरा प्रमुख रूप से पाया जाता है। नंबर 3 नंबर पर हम लिखेंगे माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही। और यहाँ पर प्रमुख कौन सा जीव पाया जाता है? वन्यजीवों में जंगली मुर्गे यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। इसी के साथ 4 नंबर पर आप लिख लीजिए ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाया जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? चूरू जिले के अंदर है। और यहाँ पर काला हिरण होता है, इससे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काला हिरण होता है, पाया जाता है। नंबर 5 पर आप लिख लीजिए नंबर 5 जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये भी कोटा में पाया जाता है।
जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये भी कोटा में है। यहाँ प्रमुख रूप से घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल वन्यजीव यहाँ प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसी के साथ ही 6 नंबर पर आप लिख दीजिए सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पाया जाता है ये। और यहाँ पर सबसे प्रमुख रूप से पाई जाती है उड़न गिलहरी। कौन सी गिलहरी पाई जाती है? उड़ने वाली गिलहरी। ये हर एक लाइन के अंदर आपका एक प्रश्न बन रहा है। 7वें नंबर पर देखिए कैला देवी करौली में पाया जाता है। कैला देवी अभ्यारण्य करौली, यहाँ पर प्रमुख रूप से रींछ पाया जाता है। इसके बाद नंबर 8 है नाहरगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ये जयपुर जिले में पाया जाता है। और प्रमुख रूप से यहाँ पर तेंदुआ और सियार मिलते हैं। तेंदुआ और सियार ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब आपके सामने इन पॉइंटों के आधार पर राजस्थान के वन्यजीव और अभ्यारण्य आ गए हैं। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि माउंट आबू किस जिले में है? माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में है और वहाँ प्रमुख वन्यजीव कौन सा पाया जाता है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही जिले में है तथा प्रमुख रूप से और वन्यजीव के पाए जाते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है तथा प्रमुख वन्यजीव कौन से हैं? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर जिले में है और तेंदुआ सियार वहाँ के प्रमुख वन्यजीव है। इसी प्रकार कैला देवी अभ्यारण्य कौन से जिले में है? करौली जिले में है। प्रमुख वन्यजीव क्या पाया जाता है? रींछ पाया जाता है। सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में है। और उड़न गिलहरी वहां पर प्रमुख रूप से पाई जाती है। सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में है? अलवर जिले में है। प्रमुख रूप से वन्यजीव हिरण और घोड़ावण पाए जाते हैं। दर्रा अभ्यारण्य क्या है? दर्रा अभ्यारण्य कोटा में पाया जाता है जहाँ बघेरा प्रमुख वन्यजीव है। ताल छापर अभ्यारण्य टांग किस जिले में है? चूरू जिले में है। और काला हिरण वहां पर पाया जाता है। इसी प्रकार जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में पाया जाता है और प्रमुख जीव वहां पर घड़ियाल है। इस प्रकार से आपका ये अभ्यारण्य पूरा हो गया है। अब इसी के साथ आपका नया पॉइंट चल रहा है जीव मंडल निचय, या जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए पॉइंट है आपका जीव मंडल निचय। या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, दूसरा नाम क्या है इसका? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर क्षेत्र या निचय। देखिए पहले परिभाषा में लिख लेंगे हम कि जीवमंडल निचय किसे कहते हैं। पॉइंट बना लो, जीवमंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। परिभाषा में लिख दें, परिभाषा में लिखो कि ये वे क्षेत्र हैं, ये वे प्राकृतिक
क्षेत्र हैं जहां क्या होता है, जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत घोषित किए जाते हैं। ये भी प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित होते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आवाजाही या किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता है। वैज्ञानिक यहाँ रह करके विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब इसके बारे में अपन डिटेल लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अब तक 128 देशों में, अब तक 128 देशों में लगभग, अब तक 128 देशों में लगभग 669 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि अब तक कितने देशों में बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं? 128 देशों में। आपसे ये पूछा जा सकता है 128 देशों में अब तक कितने बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 669। किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को तोड़ मरोड़ करके आराम से क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। भारत में कितने क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं वर्तमान तक? भारत में लगभग 18 क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रश्न बन गया, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कब और कौन सा अस्तित्व में आया था? तो प्रश्न हमारा ये बन रहा है कि सर्वप्रथम भारत में भारत में 1986 सबसे पहले भारत में कब 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र अस्तित्व में आया। आपके 3 लाइनों में ही 3 प्रश्न बनकर के तैयार हो गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1, अब तक 128 देशों में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं? 669। या अब तक कितने देशों में बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 127 देशों में। वर्तमान भारत में लगभग कितने क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित हैं? 18। सर्वप्रथम भारत में
कौन सा क्षेत्र अस्तित्व में आया था? नीलगिरी बायोस्फीयर क्षेत्र आया था। कब आया था? 1986। अब मैं यहाँ पर आपको एक सारणी के माध्यम से बताता हूँ भारत के प्रमुख जैव मंडल निचाई या बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन कौन से हैं। पॉइंट डाल लें, लेकिन भारत के प्रमुख जैव मंडल नीचे भारत के प्रमुख जैव मंडल नीचे इसको बायोस्फीयर रिजर्व सारणी बना लीजिए। पहले क्रम संख्या, फिर बायोस्फीयर रिजर्व का नाम या प्रदेश और जैव मंडल। प्रदेश, सबसे पहले क्रम संख्या 1 और उसमें भी अंडमान निकोबार द्वीप लिखो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है? इसका नाम होता है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है इसका? ग्रेट निकोबार। यहाँ पर ये बायोस्फीयर रिजर्व से पाया जाता है। नंबर 2 पर लिख लेंगे, 2 नंबर पर लिखिए असम में। असम में कौन सा पाया जाता है? असम प्रदेश में कांजीरंगा। कांजीरंगा और दूसरा का नाम है मानस। तीसरा नंबर 3 पर हम लिख देंगे कि कर्नाटक केरल में नीलगिरी पाया जाता है। नीलगिरी जैव मंडल नीचे क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पर। इसके बाद उत्तर प्रदेश में नंदा देवी है। नंबर 5 पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। नंबर 6 मध्य प्रदेश में कान्हा और राजस्थान में थार रेगिस्तान। और राजस्थान में थार रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान। तो यहाँ तक मैं आपको जैव मंडल के बारे में बता चुका हूँ। अभी जैव मंडल के
आधार पर आप प्रश्नों को लिखें। कौन कौन सा बन गया? कर्नाटक और केरल में कौन सा जयमंडल पाया जाता है? कर्नाटक केरल में नीलगिरी पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पाया जाता है। राजस्थान में थार रेगिस्तान है। मध्य प्रदेश में कान्हा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार है। असम में कांजीरंगा और मानस है। ये आपके जयमंडल विषय हो गए। बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं? कि वह स्थान जो वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित है, क्या कहलाता है? बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने नया पॉइंट शुरू होगा, जल संरक्षण और प्रबंधन, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए, वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर लाइफ। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। जल है तो कल है, अन्यथा जीवन चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% जो भाग है किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ। और मात्र 30% भाग ही आबादी या थल से युक्त है। इस जल का भी 2.5% भाग, मात्र 70% जो जल पाया जा रहा है उसका भी मात्र 2.5% भाग ही मानव के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। बाकी 67.5% यानी 67.5% भाग जल अन्य प्रकार से उपयोगी नहीं है। संपूर्ण जल का 97.5% भाग अलवणीय होने के कारण अनुपयोगी है। कैसा है? उसके अंदर समुद्र के लवण पाया जाता है, खारा पानी होता है, झीलों का पानी खराब होता है, अशुद्ध होता है। लगातार जनसंख्या के बढ़ने के कारण प्राकृतिक संसाधन जो है उनके अंधाधुंध दोहन करने के कारण आज मनुष्य के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इनमें से जल संकट भी एक गंभीर समस्या है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जल स्रोतों का प्रदूषण, जल का अत्यधिक मात्रा में अविवेकपूर्ण दोहन, जल की आर्थिक मांग, मानसून की अनिश्चित स्थिति तथा पारंपरिक स्रोतों की क्या कर देना? उपेक्षा कर देना है। जल अभाव की समस्या ने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तनाव उत्पन्न कर दिया है। भारत में लगभग सभी नदियों के जल के बंटवारे का लेकर पड़ोसी राज्य हों, उनमें तनाव की स्थिति है। और अगर भारत से बाहर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अतः जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन आज की सबसे बड़ी एक आवश्यकता बन गई है। जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए लगभग 3 प्रमुख बातें हैं। नंबर कौन कौन सी? भाई, जल की उपलब्धता बनाए रखनी है, 2 जल को प्रदूषित होने से बचाना है, और नंबर 3 है संदूषित जल को, जो खराब जल है, दूषित जल है, ऐसे जल को स्वच्छ करके और उसका हमें पुनः चक्रण करना होगा। ये 3 बातें हैं। अब आपका पॉइंट जल वाला आ गया है, जल संरक्षण और प्रबंधन। लिखेंगे जल संरक्षण और प्रबंधन। जल संरक्षण तथा पॉइंट कहना शुरू करो। जल ही जीवन है तथा हमारी पृथ्वी का 70% भाग जल में है। जल ही जीवन है तथा हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल में है।
मिलेंगे कि 70% जल का 2.5% भाग ही मानव उपयोग में लेता है। इस 70% जल का 2.5% भाग ही मानव उपयोग में लेता है। तीसरी बात, संपूर्ण जल का 97.5% भाग कैसा है? अलवणीय होने के कारण अनुपयोगी है। संपूर्ण जल का 70। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से जल समस्या उत्पन्न हो गई है। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ती हुई जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से अविवेकपूर्ण दोहन के कारण कौन सी चीज उत्पन्न हो गई है? जल संकट उत्पन्न हो गया है। जल संकट का प्रमुख कारण जल संकट के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण जल का क्या करना है? तो जल स्रोतों का प्रदूषण, जल स्रोतों का प्रदूषण। कहने का तात्पर्य कोई तालाब है, उस तालाब के अंदर क्या कर रहे हैं? बचने वाली मेडिसिन या फिर अनावश्यक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, गंदगियां या फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को ले जाकर उस स्रोत के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे हमारे सामने जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। भूजल का अतिदोहन, भूजल भूजल का अतिदोहन से तात्पर्य है भूमि में ड्रिल करके बहुत गहराई तक, हजारों मीटर नीचे गहराई में ड्रिल कर दिया जाता है और गहराई में पाए जाने वाले जल को भी क्या कर लिया जाता है? दोहन करके और उपयोग में ले लिया जाता है, जिससे भूमि के अंदर गहराई में पानी की मात्रा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसलिए डीप जोन या डार्क जोन स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। जल की आर्थिक मांग, जल की आर्थिक मांग
आपको पता होगा कि लगातार जल का व्यापार किया जा रहा है। 1 लीटर का पैकिंग लगभग 20 रुपए में दिया जा रहा है। इस तरह से क्या कर रहे हैं लोग, लगातार इस व्यवसाय की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिल्टर करने पर 75% पानी बेकार चला जाता है, 25% उसमें से छांट करके बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह से आर्थिक मांग के कारण भी लगातार पानी की कमी होती जा रही है। आने वाले मानसून की अनिश्चितता, नेक्स्ट पॉइंट है मानसून की अनिश्चितता। मानसून की अनिश्चितता का तात्पर्य क्या है? कई बार समय पर मानसून आ जाता है, अच्छी बरसात हो जाती है। कई बार मानसून के आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। कई बार 1 महीने लेट आता है या आने पर भी बरसात ठीक ढंग की नहीं हो पाती है। इस प्रकार मानसून की अनिश्चितता के कारण भी जल की समस्या उत्पन्न हो गई है। और पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा, नेक्स्ट पॉइंट है पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा भी जल संकट का कारण है। आपसे पूछा जाए कि जल संकट के प्रमुख कारणों में कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिए हैं, लिखवा दिए हैं। अब इस जल समस्या के कारण क्या क्या हो रहा है वो आगे लिखते हैं। इस जल की समस्या ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों में आपस में तनाव उत्पन्न कर दिया है। जल अभाव की समस्या ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों में तनाव उत्पन्न कर दिया है। एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ता रहता है और एक देश दूसरे देश से लड़ता रहता है। इसलिए जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन की अतः जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन की महती आवश्यकता है। प्रश्न का उत्तर अपने आप हो गया आपके सामने। और अगर आपने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को लिखा तो आपको पूरे बटे पूरे मार्क मिलेंगे। एक भी अंक उसमें से कम नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों के 95-96 अंक तक आए हैं। पिछले साल से कुछ कम रहा है। वैसे पिछले साल 98 और 99 नंबर तक थे। इस साल 95 अंक तक रहे हैं आपके, परंतु लिखने का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जांच करने का भी कोई अंतर हो जाता है। अगर आपने जैसे आपसे पूछा जाए जल संरक्षण और प्रबंधन, तो इस तरह से आपने पॉइंट पूरे पूरे याद रख दिया कि इसलिए जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की महती आवश्यकता है, तो आपको पूरे बटे पूरे अंक प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है आपका सामने कि जल संरक्षण और प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से? जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत। जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत। पॉइंट है जल संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत।
प्रश्न आपके सामने आ गया कि जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो इसके प्रमुख सिद्धांत 3 हैं। कौन कौन से? नंबर 1, जल की उपलब्धता बनाए रखना। नंबर 1 पर है जल की उपलब्धता बनाए रखना। एक पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया जल को प्रदूषित होने से बचाना। जल को प्रदूषित होने से बचाना। नंबर 3 है कि संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना। संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनः चक्रण करना आदि। देखिए हम किस प्रकार से जल बचा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए आपके घर में नल की कोई टोंटी खराब हो गई है और उससे लगातार क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है। तो आप ये समझिए कि आपने बहुत ही ज़्यादा यानी एक परिवार के उपयोग करने योग्य जल को व्यर्थ ही बहा दिया है। कहीं भी सप्लाई लाइन अगर जा रही है, कहीं रास्ते से सप्लाई लाइन टूटी हुई है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जल का दुरुपयोग हो रहा है। आप स्नान घर में स्नान करने के लिए बैठ गए हैं, अभी आपने ब्रश किया ही नहीं है, ब्रश करना प्रारंभ किया है, उससे पहले ही आपने नल की टोटी ऑन कर दी है, आपकी नहाने वाली बाल्टी भर करके और पानी व्यर्थ बह करके जा रहा है, लेकिन आपने विचार नहीं किया है। ये जल का दुरुपयोग है। आप 2 बाल्टियों में स्नान करने के बजाय 20 बाल्टियों में स्नान कर रहे हैं, ये भी जल का क्या है, दुरुपयोग है। बार बार अतिरिक्त पानी को फैला करके भी आप जल का क्या कर रहे हो, दुरुपयोग कर देते हो। इस तरह से इन चीज़ों को हम क्या करके बचा करके रसोई घर में काम आने वाले पानी को इकट्ठा करके पेड़ों में डाल करके या बहकर जाने वाले पानी को कहीं भी एक सोखता हुआ गड्ढा बना करके भूमि के अंदर रिजर्व पानी को किया जा सकता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम पानी बचा सकते हैं। अब मैं आपको जल संरक्षण के कुछ उपाय बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जल ही क्या है, जीवन है। अगर जल है तो ही हमारा कल है और इसी पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता देता हूँ, फिर इनको लिखवाने का काम मैं आपको कल कर दूंगा। देखिए, जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन कैसे है कि जल बरसात के रूप में भूमि पर आता है, भाप बनता है, वाष्प ऊपर उठती है के कारण और हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है और फिर बादल बन जाते हैं। बादल बन करके वो नए पृथ्वी पर बरसात हो जाती है। तो जल एक चक्रीय संसाधन है, इसके रूप में चलता रहता है, चक्र के रूप में चलता है। यदि इसका युक्ति युक्त उपयोग किया जाए तो इसकी कमी नहीं होगी। युक्ति युक्त का अर्थ क्या होता है? अगर हमने इसका न्याय संगत तरीके से विवेकपूर्ण युक्तियों के द्वारा वो उपयोग किया, ये कभी भी कम नहीं होगा। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है, ये समझिए। अगर हमने जल बचा लिया तो ये समझिए जीवन बचा लिया। हम भोजन के बिना एक दिन रह सकते हैं, परंतु जल के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते। जल संरक्षण के लिए पहली बात कि जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित करना चाहिए। इसको अन्य मूल्यवान वस्तुओं की भांति ही मूल्यवान घोषित कर देना चाहिए।
ताकि इसे हर कोई क्या करने पर विचार करे, बचाने पर विचार करे। उसका समुचित नियोजन भी किया जाना आवश्यक है। हमें बचाने के लिए क्या करना जरूरी हो गया, उसका समुचित नियोजन करना भी जरूरी होगा। वर्षा जल संग्रहण की जो विधियां हैं उनको अपनाएं। जैसे घर की छत का पानी है, पाइप लगा करके घर के पास में एक गहरा गड्ढा बना दे और उस गड्ढे को ढक दे, उसके अंदर पानी बचाने दे तो भूमि के अंदर पानी रिजर्व हो जाएगा। वर्षा के जल संग्रहण के लिए जो भी विधियां हैं, जैसे खड़ी है, टाका है, टोबा है, तालाब है, झील है, बावड़ी है, इस तरह के हमें बना लेने चाहिए। घरेलू उपयोग में जो भी जल की बर्बादी है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, टपकने वाले नल की मरम्मत करके, रसोई के जल का उपयोग करके आदि कई प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। भूमि के जल का भी अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। जल को प्रदूषित होने से हमें बचाना चाहिए। जल को पुनः चक्रित करके काम में लेना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण और जल के समुचित उपयोग के लिए नदियों को भी आपस में क्या कर देने की जरूरत है, आपस में जोड़ देने की जरूरत है। सिंचाई के लिए हम सीधे धोरा विधि का प्रयोग न करके फव्वारा विधि का प्रयोग करेंगे, टपकन विधि का प्रयोग करेंगे, जिसको हम बूंद बूंद विधि कहते हैं। अगर हमने इस दिशा में सोचा और हमने इस दिशा में आगे बढ़ा तो हमारा ये जल बच जाएगा, जीवन बच जाएगा और इस सामाजिक या समाकलित जल संवर्धन प्रबंधन के द्वारा जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन सबसे बड़ा अच्छा कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिए हमें वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। समाकलित जल संवर्धन प्रबंधन में आपको कल बताऊंगा और जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय के बारे में कल आपको मैं लिखवा दूंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। बयालीस की